मैं ब्लू ओशियन आईएएस एकेडमी का निदेशक डॉक्टर मनीष कुमार बोल रहा हूं। आज का विषय संविधान की आधारभूत ढांचा या संविधान की मूल संरचना के बारे में डिस्कस करूंगा और विशेष करके इसके मूल भावनाओं को बताने का प्रयास करूंगा कि इसके पीछे कौन सी भावनाएं निहित है जो अभ्यर्थियों को समझने में आसान साबित होगा। केवल पढ़ाई करने से, केवल तथ्यों को पढ़ लेने से, बहुत सारे फैक्ट्स को जान जाने से इनके मुख्य मूल भावनाओं को नहीं समझा जा सकता है जब तक इसके निहित भावना, जो सर्वोच्च न्यायालय ने क्या व्याख्या किया, क्यों किया, उन चीज़ों पर हम प्रकाश डालेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि इसके पीछे कौन सी भावना निहित है। दोस्तों, मैं इसमें फैक्ट बहुत कम दे रहा हूँ, हालांकि फैक्ट देने की भी ज़रूरत है, लेकिन इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य यह है कि आप मूल भावना को समझें। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि आप मूल भावनाओं को समझें। उसी को ध्यान में रखते हुए मैं यह वीडियो बनाकर शेयर कर रहा हूँ ताकि आप अपने उत्तर को एक धारा प्रवाह तरीके से लिख सकें, क्योंकि फैक्ट्स हमसे भी ज़्यादा बहुत जगह होंगे, बहुत सारे करेंट अफेयर्स हैं, उन सब से भी आपको मिल सकता है, वह सबको भी लिखना ज़रूरी है। लेकिन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि आप मूल भावनाओं को लिखें, जिसमें एग्जामिनर का आकर्षण आपके प्रश्न पर होता है और अंक देने का वह अधिक से अधिक प्रयास करता है। तो आज का जो विषय है वह आधारभूत ढांचा है। तो आधारभूत ढांचा क्या है, मैंने प्रीवियस वीडियो में संविधान की आत्मा के बारे में बताया था। उसके बाद मैंने न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में भी बताया। आज उसी से संबंधित है आधारभूत ढांचा, जो कि न्यायिक शक्ति को अधिक सर्वोच्चता, स्वतंत्रता प्रदान करता है और संविधान की सर्वोच्चता को यह सुनिश्चित करता है। क्योंकि संविधान की महत्व तो हमने बताया ही कि राष्ट्र की एकता, अखंडता, आंतरिक सुरक्षा, लोगों के अधिकार, इन सभी चीज़ों को यह संविधान ही है जो कि विविधता में एकता को भी सुनिश्चित करता है। और आज हमारा लोकतंत्र इतने सालों के बाद भी अस्थायी रूप से एक स्थान पर टिका हुआ है। उतार चढ़ाव आए हैं, किंतु यह संविधान ही है जो एक कवच कुंडल की तरह हमारे राष्ट्र को बचा कर रखा है। तो सबसे पहली बात, आधारभूत ढांचा को संविधान का कवच भी कहा जा सकता है, जो भारत में संवैधानिक सर्वोच्चता को सुनिश्चित करती है। यह एक ऐसा लक्ष्मण रेखा है, यह एक ऐसी लक्ष्मण रेखा है जिसे विधायिका या कार्यपालिका उल्लंघन नहीं कर सकती। दूसरा पॉइंट, यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है।
जिसके आधार पर यह पर जिसके आधार पर न्यायालय अपनी शक्तियों का प्रयोग कर न्यायिक व्याख्या, इसको लिखना ना भूलें, न्यायिक पुनर्वालोकन, इसको भी लिखना ना भूलें, और न्यायिक सक्रियता का प्रयोग कर संविधान की रक्षा करने का प्रयास करती है। और इसके माध्यम से संविधान की रक्षा देश की एकता, अखंडता, शांति को सुनिश्चित करने का प्रयास न्यायालय करती है। जो स्थिर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के लिए, जो एक स्थिर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हुआ है। इस पॉइंट को आप मेंशन करेंगे। उसके अलावा हालांकि हमारे संविधान में न्यायिक सर्वोच्चता एवं संसदीय संप्रभुता के मध्य सामंजस्य स्थापित किया गया है, किंतु फिर भी हमारा संसद ब्रिटिश संसद की तरह शक्तिशाली नहीं है। यहाँ संसद की शक्तियों को सीमित कर संविधान एवं
मूल अधिकार जो प्रत्येक नागरिकों को दिए गए हैं, मूल अधिकार के मामले में सीमांकन करने का प्रयास करती है। चूंकि भारत विविधता में एकता वाला देश है, और इस विविध संस्कृति को सुरक्षित रखना हमारी पहली प्राथमिकता है। वहीं दूसरी ओर हमारे जनप्रतिनिधियों, हमारे संविधान में जनप्रतिनिधियों की शैक्षणिक योग्यता का निर्धारण नहीं किया गया, एवं अधिकांश जनप्रतिनिधि अपना वोट बैंक के लिए संविधान एवं मूल अधिकार के साथ छेड़छाड़ कर सकते थे, और स्वार्थ की राजनीति अधिक प्रभावशाली होती। ऐसे में संविधान के मूल भावना का सम्मान करना काफी मुश्किल था। अतः न्यायालय द्वारा आधारभूत ढांचे की व्याख्या की गई जो अपरिभाषित है। संविधान में कहीं भी स्पष्ट रूप से व्याख्या नहीं किया गया है। अतः समय समय पर न्यायालय द्वारा
व्याख्या किया जाता है। इसकी शुरुआत संविधान के लागू होने के 1 वर्ष पश्चात 1951 में शंकरी प्रसाद में पहले संशोधन अधिनियम में विवाद का आरंभ हुआ। जिसमें संपत्ति के अधिकार में कटौती की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि संसद में अनुच्छेद 368 में संशोधन की शक्ति के अंतर्गत ही मूल अधिकार में संशोधन की शक्ति अंतर्निहित है। निहित है। और तब क्या होता है, इसके बाद 1967 में गोलकनाथवाद में न्यायालय ने पहली वाली स्थिति को बदलते हुए यह घोषणा किया कि संसद मूल अधिकार में संशोधन नहीं कर सकती। इस मामले में सत्तरवें संशोधन अधिनियम 1964 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई। इसके बाद क्या होता है, अनुच्छेद 13 में भी कहा गया 13 और 368 को दायरे में नहीं रहेगा।
गोलकनाथ के निर्णय को संसद ने 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में पलट दिया और प्रावधान किया कि संसद संविधान एवं मूल अधिकार में किसी भी उपबंध में संशोधन कर सकती है। मामला काफी गंभीर हो गया। परिणाम स्वरूप केशवानंद भारतीवाद 1973 में न्यायालय ने 24वां संविधान संशोधन अधिनियम एवं गोलकनाथवाद दोनों को देखते हुए यह निर्णय दिया कि संसद संविधान एवं मूल अधिकार सहित किसी भी विषय में कानून तो बना सकती है या संशोधन कर सकती है, किंतु इसके आधारभूत ढांचे के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकती। यहाँ पर दोस्तों ध्यान देना पड़ेगा कि एक प्रकार से संसद को सीमित करने का प्रयास किया गया, क्योंकि आधारभूत ढांचा अपरिभाषित थी, जिसे समय समय पर न्यायालय द्वारा व्याख्या करना था। इस प्रकार से संसदीय शक्ति को सीमित करने का प्रयास एवं संविधान को पुनः सर्वोच्च स्थान देने का प्रयास इस निर्णय ने किया। फिर भी कुछ आधारभूत ढांचे न्यायालय द्वारा समय समय पर
व्याख्या की गई है, जैसे संविधान की सर्वोच्चता, परिसंघीय ढांचा, गणराज्य, न्यायिक स्वतंत्रता, न्यायिक पुनर्वालोकन, व्यक्तिक स्वतंत्रता, संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, स्वतंत्रता, न्याय, समानता इत्यादि। तो इस प्रकार से आधारभूत ढांचे के माध्यम से इस प्रकार से आधारभूत ढांचे के माध्यम से भारत में संवैधानिक शासन को महत्व प्रदान किया गया। भले ही न्यायालय की निरंकुशता का आरोप लगा हो, न्यायिक सक्रियता इस कोरोना काल में अधिक देखी गई है। फिर भी यह हमारे मूलभूत अधिकार एवं व्यक्ति की गरिमा के साथ सुरक्षात्मक माहौल में आवश्यक परिस्थिति तैयार करती है, जहां प्रत्येक मानव का शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास संभव हो पाए एवं उनके न केवल मूल अधिकार की रक्षा हो, बल्कि मानवाधिकार की भी सुनिश्चित किए जा सके। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक करें, जिससे मुझे प्रोत्साहन मिलेगा और भी जटिल विषयों को मैं समझाने का प्रयास करूंगा सरल माध्यम से। और उम्मीद करता हूं कि आपका मुख्य परीक्षा चाहे IAS हो, BPSC हो या JPSC हो, इसके अलावा एक सभ्य नागरिक
के निर्माण के लिए ये आपकी समझदारी को अधिक विकसित करेगा। और इसी के साथ मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।